जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज से हम लोग अपना एक साइंस का नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी है NCERT सीरीज़। ठीक है ना। ये सीरीज़ आप चाहे टीचिंग फील्ड में किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं बताऊं कौन कौन से एग्ज़ाम को हमने टारगेट किया है तो आपका सीटेट हो गया, आपका रीट का एग्ज़ाम हो गया, BPSC का हो गया एंड सुपर टेट हो गया। इन सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट करके ये आज की जो सीरीज़ है ये बनाई जा रही है। ठीक है ना। इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, इसमें हम लोग क्लास 6 से लेकर के टोटल 10th तक के जितने भी चैप्टर साइंस के सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर एक क्लास में 10 PYQs हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो और इस तरह से अगर देखा जाए तो लगभग ये 50 से 60, 55 से 60 के क्लास के बीच ये लगेगा। 55 से 60 लेक्चर ये होंगे जिसमें मैं आपकी पूरी की पूरी साइंस को कंप्लीट करवा दूंगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। ठीक है। इसके बाद आपको साइंस कहीं से भी पढ़ने की नीड नहीं होगी, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। आ जाइए एक एक चीज़ को अपना समझते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है मोशन चैप्टर है। अगर मैं बात करूं मोशन चैप्टर आपके क्लास 6 में इसका बेसिक सा थोड़ा इंट्रोडक्शन है और क्लास 7 में थोड़ा सा है, ज़्यादातर पोर्शन क्लास 9th में है। ठीक है ना। तो सारे चैप्टर से कंटेंट को मैंने लिया हुआ है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एक एक चीज़ को आसानी से बस समझ लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगर मैं बात करता हूं मोशन यानी कि गति का, सबसे पहले अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन को समझना चाहें क्या होता है। ठीक है ना। जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे ये पेन है, अभी यहाँ पे क्या है, विरामावस्था में यानी कि रेस्ट पोजीशन पे है। अगर मैंने इसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया तो ये जो परिवर्तन करने का नेचर है, ये जो गुण है, इसी को बोला जाता है मोशन यानी कि गति। ठीक है ना। सिंपल सी लैंग्वेज में देखिए कह रहा है अ चेंज इन एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देना ही गति कहलाता है, मोशन कहलाता है। ठीक है ना। जैसे ये पेन हमने दिखा दिया एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये बॉल देखिए पहले यहाँ पे था, इसको मूव करा करके देखिए शैडो दिखा रहा है कि ये मूव करा करके राइट प्लेस करके यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये जो कंडीशन इसकी थी, जब मूव करा रहे थे इसको, एक स्थान से इसकी पोजीशन को चेंज कर रहे थे, तो इसको बोल गया था क्या, मोशन की कंडीशन में है वस्तु। ठीक है ना। आई होप बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि मोशन होता क्या है। ठीक है। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं, अगर मोशन है तो क्या ये सिंपल मोशन ही होता रहता है, ये कितने तरीके से हो सकता है। ठीक है ना। तो गति यानी कि मोशन दो तरीके का होता है, एक आपका आता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं बोथ लैंग्वेज में सपोर्ट करूंगा आप लोगों का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने का। आप लोग बस पेशेंस के साथ क्लास को एंड तक देखना, बहुत कुछ सीख जाओगे आप। ठीक है ना। चलिए हिंदी में बोलते हैं इसको समान गति तथा असमान गति। मैं इसको एक बार समझाना चाहता हूं, समान गति क्या होता है, असमान गति क्या होता है। ठीक है ना। देखिए गति करते टाइम कुछ ना कुछ टाइम लगता है, जैसे अगर हम चल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं तो टाइम जा रहा है। ठीक है ना। अगर सिचुएशन ऐसी आती है, आपने चलना स्टार्ट किया, ठीक है ना, हर एक टाइम इंटरवल में आप सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो बोली जाती है यूनिफॉर्म मोशन यानी कि समान गति। फिर से समझाता हूं, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये कार थी, जीरो पे थी, ओ पे थी, मान लो स्टार्टिंग पॉइंट 0 मीटर थी, कार चली नहीं थी, इसने 2 सेकंड के लिए स्टार्ट किया और 4 मीटर ट्रेवल कर दिया। 2 सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल की, 4 मीटर। फिर यहां से अगले 2 सेकंड में फिर 4 से चली गई 8 पे, यानी कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो फिर से 4 मीटर ही ट्रेवल हुआ। फिर अगले 2 सेकंड में फिर से देखा 8 से 12 पहुंच गया इसका, फिर से ये 4 मीटर ही ट्रेवल हुआ। ठीक है ना। फिर अगले 2 सेकंड में 12 से ये 16 चलेगी, फिर से 2 सेकंड में कितना, 4 मीटर ही ट्रेवल किया। मतलब अगर हम देखें हर एक 2 मिनट के इंटरवल में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कार। ठीक है ना। तो इसी को बोला जाता है एक समान गति, एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन। ठीक है ना, ये बोला जाता है। समझ गए। एक चीज ये भी जान लो, कार के द्वारा जो डिस्टेंस मेजर होता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है ओडोमीटर। क्या होता है, ओडोमीटर। ठीक है। ये भी कई बार पूछा जाता है, आपके सीटेट में भी पूछा गया था, आगे वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, किससे मेजर किया जाता है, ओडोमीटर से। ये तो हमारे यूनिफॉर्म समझ गए ना। एक बार फिर से बताता हूं, समान टाइम इंटरवल में समान डिस्टेंस बार बार अगर ट्रेवल कर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट या गाड़ी, तो उसे बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में है, एक समान गति की कंडीशन में है। ठीक है।
अब दूसरा आपका आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अगर इसमें क्या कहता है, टाइम इंटरवल तो समान हो लेकिन गति वो डिफरेंट, मतलब डिस्टेंस वो अलग अलग ट्रेवल करे। जैसे मैं समझाता हूं आपको, जैसे मान लीजिए इसी फिगर में समझ लीजिए, ये पहले 2 सेकंड में 4 मीटर चला, अगली बार ये 12 लिख दिया और यहाँ पे 18 लिख दिया, अगली बार फिर यहाँ पे 20 लिख दिया, ठीक है ना। पहले 2 सेकंड में तो 4 मीटर दूरी तय किया, फिर अगले 2 सेकंड में 4 से 12 हो गया, माने कि 8 मीटर चला, फिर अगले 2 सेकंड में 12 से 18 हो गया, 6 मीटर चला, फिर अगले 2 सेकंड में वो 2 ही मीटर चला। टाइम इंटरवल तो हर बार 2 सेकंड का ही है, ध्यान से देखिए, टाइम जो चल रहा है, टाइम तो 2 सेकंड का चल रहा है, लेकिन ये कार जो है अलग अलग दूरियां तय कर रही है, तो इसी कंडीशन को बोला जाता है असमान गति। असमान गति, ठीक है ना। तो देखिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में उसका थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा आप लोगों को कि क्या होता है, नोट कीजिए, ये सब नहीं करने वाला हूं। आपको मेरा पर्पज है बस समझा देना, ठीक है ना। समझ गए असमान गति क्या होती है, समान गति क्या होती है। आई होप अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ मोशन। मोशन कितने तरीके से होता है, यानी कि गति के प्रकार, ठीक है ना। देखिए गति कई तरीके से होती है। जब एक धावक, या तो आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी में दे रखा है कि स्कूल के बच्चे जब परेड करते हुए आगे जाते हैं, या आर्मी के फौज वाले जब परेड करते हुए आगे जाते हैं, तो वो किस तरह की गति करते हैं, तो सरल रेखीय गति यानी कि लीनियर मोशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, लीनियर मोशन करते हैं। जब आप एक सीधे ट्रैक पे दौड़ते हो तो आप क्या करते हो, लीनियर मोशन करते हो। एक होता है दूसरी टाइप की गति जिसको कि वृत्तीय गति बोलते हैं। वृत्तीय गति में क्या करता है, व्यक्ति अपने ही पाथ को वापस आता है, उसी पे मतलब एक सर्कल की परिधि के अकॉर्डिंग मूव करता है, ठीक है ना। आपसे कह देगा कि एथलीट्स एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहे हैं, तो उसकी गति कैसी होगी, वृत्तीय होगी। आपकी क्लास 6 के एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो बैल होते हैं वो पानी निकालने के लिए इस तरह से कुएं के चारों ओर घूमते हैं, वो कौन सी गति है, तो सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो भी मैं साथ साथ बताता चलूंगा, ठीक है। अच्छा, एक आपका आता है लोटनिक गति। लोटनिक गति क्या मतलब, जैसे बॉल होता है लुढ़क करके जाता है, ठीक है ना, तो उसे लोटनिक गति बोलते हैं। एक आपका आ जाता है दोलन करना, ठीक है ना। दोलन गति कैसी होती है, यहाँ पे देखिए जैसे घड़ी में लोलक होता है, आप लोग देखते होंगे, ये अपने मिडिल पोजीशन के अप टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे पीछे गति करता है। जैसे यहाँ पे यहाँ पे एक कोई कील गाड़ के आप एक रस्सी टांग करके यहाँ एक बॉल बांध दो, इस बॉल का नाम होता है बॉब बोला जाता है, ठीक है ना। ये बॉब हो गया, तो इसकी एल लंबाई की होती है रस्सी। ये अपनी मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन पे ऊपर मैक्सिमम हाइट जाता है, फिर इधर जाता है, अपने ही पाथ को बार बार दोहराता है, इसको बोला जाता है दोलन गति, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। एक एक चीज को, ये पूरी की पूरी आपके एनसीईआरटी के टॉपिक है, क्लास 6, 7 एंड 9 से चैप्टर से लिए गए हैं, ठीक है ना। अब आपको गति के प्रकार समझ में आ गया। एग्जाम्पल मैंने कई सारे आपको बता दिया। कोई देखिए क्लोज पाथ पे इस तरह से चल के वापस आ रहा है, सर्कुलर मोशन पे ही बोला जाएगा, ठीक है ना। अपना एक वृत्तीय ट्रैक को कवर कर रहा है, सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके दे रखी हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगला जो टॉपिक आपका आ जाता है दूरी तथा विस्थापन, यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, इसकी डिटेल चर्चा हम लोग कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आप ए पे खड़े हैं, आप साइकिल लेके ए पे खड़े हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। और आपका टारगेट है कि इस पेड़ से, ए वाले पेड़ से आपको सी वाले पेड़ तक पहुंचने का आपका टारगेट है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका दोस्त का घर है बी पे, अगर आप यहाँ से पहले जाते हैं बी के पास, देन जाते हैं सी के पास, तो ये तो डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, किसी के घर मत जाओ, जो तुम्हारा डेस्टिनेशन है सीधा वहीं चलो जहां हो, तो एकदम शॉर्टेस्ट दूरी जो चलती चलती चली गई है, ये इसकी हो गई क्या, डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ गए। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है ना, मतलब जो कुछ भी आप मतलब ट्रेवल करके जा रहे हैं, वो सारी की सारी लंबाई आपकी किस में काउंट होती है, डिस्टेंस में काउंट होती है। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मतलब
जहां से आपने गति करना शुरू किया था और आपको जहां पे जाना था उसके बीच की जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो यानी कि दूरी हो या फिर विस्थापन हो, दोनों की मात्रक जो होते हैं वो मीटर होते हैं। ये बात याद रखना, पूछा जाता, दोनों ही मीटर में मेजर किए जाते हैं। जब हमें डिस्टेंस पता चल गया और विस्थापन पता चल गया तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके चाल पे और वेग पे बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो चाल क्या होता है, अगर हम बात करते हैं चाल का यानी कि स्पीड, स्पीड क्या होती है, स्पीड बस फार्मूला पता रहेगा तो सब लिख लूँगा, क्योंकि आपके किसी भी पेपर में थ्योरी नहीं लिखवाएगा आपसे, आपसे एमसीक्यू सॉल्व करवाएगा वो। ठीक है ना। देखिए स्पीड यानी कि चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटा समय। एक तो ये फार्मूला याद रखना है, साथ ही साथ आपको इनकी यूनिट्स याद रखना है। क्या, चाल की अगर हम यूनिट आपसे पूछे तो आप कहोगे कि सर दूरी की यूनिट बटा समय की यूनिट, तो दूरी की यूनिट मीटर हो जाती है, समय की हो जाती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जाता है मीटर सेकंड इनवर्स लिखा जाता है। ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन में आता है। अच्छा ये हो गया। अब एक आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ये क्या होता है, औसत चाल। औसत चाल का मतलब होता है जितनी भी डिस्टेंस है कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय। ठीक है ना। क्या होता है औसत चाल, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और डिवाइडेड बाय टोटल समय से कर देंगे तो उसी को बोला जाता है औसत चाल। ये समझ गए, वेरी नाइस। अब हम बात कर लेते हैं वेग की। जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय था, वैसे ही वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा में समय। ठीक है ना। ये होता है आपका वेग। ठीक है। एक तरह से इसको और परिभाषित किया जाता है कि एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहा जाता है। देखिए वैसे चाल जो होता है अदिश राशि में आएगा, लेकिन जब उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर दी जाए, दिशा दे दी जाए, तो वो बन जाता है आपका वेग, यानी कि वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, समझ गए। इतनी चीजें आई, अब इनफ है आपके लिए। आगे जो भी इससे रिलेटेड है, आगे और कंटेंट है उसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा कुछ अंतर देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बनते हैं। आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, उसकी चर्चा कर ले तो ठीक है। मैं हिंदी में भी समझा दूंगा, कंटेंट केवल इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए बात करते हैं अगर हम दूरी की, तो देखिए कह रहा है डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी व्हाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जैसा कि ये डेफिनेशन लिख रखा है, जो कुछ भी आपने यात्रा किया सब काउंट हो जाता है किसमें, डिस्टेंस यानी कि दूरी में। डिस्प्लेसमेंट देखिए कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल यानी कि शुरुआती बिंदु और आखिरी बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी होती है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। समझ गए। अच्छा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो दूरी होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर का मतलब होता है अदिश राशि। क्या बोलोगे, अदिश राशि होती है ये। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसमें केवल और केवल मेजरमेंट यूनिट होते हैं, इसमें कोई दिशा निर्धारित नहीं होता है। इसी को बोला जाता है क्या, डिस्टेंस। तो पूछेगा डिस्टेंस किस में काउंट होता है, सदिश है या अदिश है, तो आप लोग क्या जवाब दोगे कि सर ये है आपका स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है यानी कि सदिश राशि होती है ये। ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें क्वांटिटी के साथ साथ दिशा भी निर्धारित होती है। तो ये आप समझ गए होंगे विस्थापन के बारे में। दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर देखिए, कह रहा है डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ना जीरो हो सकता। आपने थोड़ा सा भी मूव किया इसका मतलब कुछ ना कुछ दूरी आपने चल दिया। ठीक है ना। जैसे ये पेन यहाँ खड़ी थी, मैंने हल्का सा चला तो भी ये पॉजिटिव में ही काउंट होगा कि ये आपकी डिस्टेंस हो गई। ठीक है ना। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ले जाती है। अगर मैं बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस पॉइंट। जो वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट होता है ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन जीरो भी होता है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विस्थापन जीरो कब होता है,
देखिए जैसे यहाँ से मैंने चलना शुरू किया, ए से घूम करके वापस यहीं आ गया, ठीक है ना, हमारा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मतलब पोजीशन सेम है, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शून्य हो जाता है। क्यों शून्य हो जाता है? क्योंकि मैंने आपसे बताया कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो जब न्यूनतम दूरी ही खत्म हो गई, एक ही बिंदु को फाइनल और लास्ट दोनों बोल दिया गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया ना जीरो, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया। चलिए चौथा अंतर इनके बीच में कह रहा है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये 12th के कंटेंट से है, ठीक है ना। वैसे आप चाहें तो समझ सकते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए जैसे मान लो 5 मीटर 10 मीटर 12 मीटर सबको जोड़ लो, तो ये इनके जोड़ने का तरीका होता है। डिस्प्लेसमेंट जोड़ने का तरीका होता है कि इनका वेक्टर सम निकाला जाता है। वेक्टर सम क्योंकि ये सदिश राशियां होती है, तो दो स्थितियों के बीच की वेक्टर सम, तो ये 12th में आता है, आपको सीखने की अभी जरूरत नहीं है फिलहाल। ये डिस्टेंस हो गया, डिफरेंट हो गया। अच्छा यहां पे देखिए क्या कह रहा है, देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड वेन एवर देयर इज एन मोशन, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में आ गई तो वो कुछ ना कुछ दूरी तय करती है, ये 100% तय है। इसमें क्या कह रहा है, विस्थापन विल बी जीरो इफ द बॉडी कम बैक टू द इनिशियल पोजीशन, कह रहा है ना कि जब वापस अपने ही पोजीशन पे घूम करके गाड़ी आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, इनकी यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं, बच्चा लोग गलत कर देते हैं। अगर डिस्टेंस हो, दूरी हो या फिर विस्थापन हो, दोनों की ही यूनिट क्या होती है, मीटर में ये मेजर किए जाते हैं। यहां तक समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब आपका आ जाता है वेग, हमने आपको सिखा दिया क्या होता है, विस्थापन अपन आपका टाइम होता है, वेग होता है, ठीक है ना। औसत वेग पूछा जाता है। औसत वेग का क्या मतलब होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। मतलब जैसे मान लो आप पहले 60 की स्पीड से कार चला रहे थे, ठीक है ना, 60 की स्पीड से चला रहे थे, अचानक आप 80 पे पहुंच गए, तो ये जो पहले जिस पे चल रहे थे इसे यू बोला जाता है, प्रारंभिक वेग, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। इसे वी बोला जाता है, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। तो जब औसत किया जाता है तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया जाता है, यही आता है क्या, औसत वेग की कंडीशन। समझ गए। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है त्वरण, जिसको कि एक्सीलरेशन बोला जाता है, ठीक है ना। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है। मतलब समझो, जैसे मान लो आप अपनी स्कूटी को लेकर के 60 पे चल रहे थे, अचानक से आपने एक्सीलरेशन दिया और उसको पहुंचा दिया 80 पे, 80 की स्पीड दे दिया, तो इस 60 की स्पीड से 80 पे पहुंचने में जो टाइम लगा, तो उसको उसके दोनों के अंतर यानी कि 80 - 20 के मतलब 40 60 को 20 से डिवाइड कर दो, तो वही आ जाता है क्या, त्वरण आ जाता है। मतलब जो फाइनल पहुंचे 80 पे, जो पहले थे 60 का, इन दोनों का अंतर करो और जितने टाइम में पहुंचे उससे भाग दे दो, तो त्वरण बोला जाता है, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया त्वरण के मामला, समझ आ गया कि वेग परिवर्तन कितना हुआ, कितने समय में हुआ, त्वरण होता है। इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखो, अभी तो मैं आपने 60 पे चल रहे थे और स्कूटी पे एक्सीलरेटर दिया, तो आपका क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है ना, इसे भी त्वरण बोलते हैं। लेकिन अगर चलती स्कूटी को आप ब्रेक मार देते हैं और आपकी स्कूटी हो जाती है स्लो, ठीक है ना, 60 से 40 पे आ जाती है, तब भी वो एक्सीलरेशन ही काम करेगा, लेकिन नेगेटिव पे काम करेगा, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रिटार्डेशन क्या होता है, तो नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन ही होता है और कुछ नहीं होता है। समझ गए। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, वैसे मैं आपकी ये क्लास लाइव लेने की कंडीशन में था, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी आवाज़ को लेकर के, जिसकी वजह से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मैं उसको सही करके आप लोगों को लाइव ही इंटरेक्ट करूंगा, घबराइएगा मत, ठीक है। चलिए अगला आपका टॉपिक आ जाता है क्या, न्यूटन के गति संबंधी नियम। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये 7th क्लास में भी दे रखा है आपको एनसीईआरटी में, कि न्यूटन के गति के नियम के बारे में। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, आपको पता होगा। प्रथम नियम को बोला जाता है जड़त्व का भी नियम, या फिर क्या होता है, रूल्स ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया क्या होता है ये समझ लीजिए, या प्रथम नियम ही समझा देता हूं आपको। न्यूटन के प्रथम नियम के वस्तु के मतलब अनुसार, ऐसे याद रखो, जड़ मतलब होता है मूर्ख, ठीक है ना। तो जड़त्व क्या हो गया,
मूर्ख व्यक्ति क्या होता है कि आप समझो, थोड़ा आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे अगर मूर्ख व्यक्ति कोई काम कर रहा है, ठीक है, मान लो खड्डा खोद रहा है, ठीक है ना, तो आप उसको मना करोगे ना तो उसका अप्रोच करेगा आपको, क्यों ना खोदूं, वो वही बार बार वही काम करता है, ठीक है ना। तो न्यूटन के जो प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम है, वो भी यही कहते हैं कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है, या एक समान वेलोसिटी की कंडीशन में है, तो ये तब तक बनी रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए, ठीक है ना। मतलब कि जैसे ये क्या काम करता है, जैसे कार चल रही है आगे की तरफ, आपने उस पर ब्रेक लगाया, आपने उसकी गति का विरोध कर दिया, अब तो वो रहा जड़ आदमी, मतलब जड़त्व तो उसके अंदर है, वो क्या करेगा कि कहेगा आपने कैसे विरोध लगा दिया, वो तो चलते आगे जाने की कोशिश करता है, जिस पोजीशन में रहता है ना वेलोसिटी की कंडीशन में, तो मूव करता ही रहेगा चाहे गिर जाए, ठीक है ना। तो यही होता है क्या, जड़त्व का नियम, ठीक है ना। तो अपने ही अंदर होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो जड़त्व का प्रथम नियम आप लोग समझ गए, मतलब न्यूटन का प्रथम नियम ये जड़त्व से संबंधित है। फिर वो चाहे जिस कंडीशन में हो उसका विरोध करेगा, एक समान गति में है तो कोई रोकेगा तो उसका विरोध करेगा, स्थिर अवस्था में बैठा हुआ है कोई जाके उसको धक्का लगाएगा तो वो उसका विरोध करेगा। तो इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम, ठीक है ना। पहला नियम समझ गए। न्यूटन के गति संबंधी दूसरा नियम क्या कहता है, किसी पिंड के संवेग में बदलाव की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। सिंपल से ये याद रखना, F = ma, ठीक है ना। ये द्वितीय नियम होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। इससे डेली लाइफ के एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, आगे मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं वो अभी समझा दूंगा, ठीक है ना। न्यूटन के गति के संबंधित तृतीय नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु, किसी वस्तु को आप धक्का लगा रहे हैं तो वो आप पर भी धक्का लगाती है विपरीत दिशा में। जैसे मैं अगर इधर से इस पेन को आगे की तरफ धकेल रहा हूं तो पेन इधर से मेरी तरफ धकेल रही है, ये है, ठीक है ना। तो इस वस्तु द्वारा इस पर बल लगता है और इस वस्तु द्वारा इस पर बल लगता है, ये ध्यान रखना है। कि मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूटन के गति के नियम में, तृतीय नियम में जो क्रिया प्रतिक्रिया लगती है क्या समान वस्तु पे लगती है, ना जी ना, ये विपरीत वस्तु पे लगती है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं दीवार पे मुक्का मारता हूं जोर से ना, तो दीवार मुझे भी मुक्का की तरह मतलब चोट मारेगी, हमें तभी तो चोट लगता है, ठीक है, ये समझ गए। तो बराबर और विपरीत दिशा में ये बल अप्लाई करते हैं, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। आपसे पूछेगा कि एक बंदूक, एक चिड़ी मार है, वो गन चलाता है, तो बंदूक से गोली निकलने के बाद झटका पीछे की तरफ क्यों लगता है, कौन सा नियम फॉलो होता है, तो न्यूटन का तृतीय नियम फॉलो होता है, ठीक है ना। ये समझ गए आप लोग। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, सारा का सारा आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के ही टॉपिक्स है। तो न्यूटन के तीनों नियम आप समझ गए, वेरी नाइस। जो भी टॉपिक्स आपके लिए गए हैं वो सब मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन आप बनता है आपका गति के समीकरण से, कई बार आपको समीकरण को उल्टा सीधा लिख करके देगा, आपको पहचानना रहता है, ठीक है ना। तो गति संबंधित जो पहला नियम है, पहला समीकरण है, पहले तो ये जान लो v क्या होता है, आपका फाइनल वेलोसिटी होता है, अंतिम गति आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। u होता है आपका इनिशियल, मतलब आरंभिक गति होती है, ठीक है ना। मैं पूरा लिखूंगा नहीं, आपको समझाने पे ज्यादा मेरा फोकस रहता है। a आपका होता है एक्सीलरेशन होता है, s जो होता है दूरी को बताता है, डिस्टेंस को बताता है, सारी चीजें हमने बता दी है, और t जो होता है आपका टाइम को बताता है, ठीक है। चलिए, तो इनके बीच ही रिलेशन को बनाने के लिए जो 3 समीकरण बने हैं, पहले समीकरण में कहते हैं कि v = u + at। आप लोगों ने 9th क्लास में रहे होंगे स्कूल में तो रट्टा मारा होगा जरूर, इतना मुझे पक्का पता है, रटते थे बच्चों, v = u + at, s = ut + ½ at², ठीक है ना। तो v = u + at होता है, मतलब कहना चाह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो बराबर होती है आरंभिक यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन त्वरण गुणा टाइम के, ठीक है ना। v = u + at होता है। आपसे पूछेगा कि गति के समीकरण में, पहले समीकरण में किसके बीच संबंध को दिखाया गया है, तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच यह संबंध दिख रहा है, ठीक है ना। चलो, दूसरा नियम क्या है इसका, दूसरा समीकरण क्या है, s = ut + ½ at²। इसी को तोड़ मरोड़ को देगा तो आपको बेसिक चीज याद रहेगी, तो आप पकड़ लेंगे क्या गलत किया है। मतलब चली गई दूरी बराबर होता है आरंभिक वेलोसिटी गुणा टाइम प्लस ½ एक्सीलरेशन टाइम का वर्ग, ठीक है ना। तो s = ut + ½ at याद रखोगे।
तीसरा फार्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये याद रखोगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, कई बार न्यूमेरिकल डायरेक्ट दे देता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपके वेग से मतलब मोशन संबंधित चैप्टर से लिए गए थे, उसको मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। अब आई थिंक आपके क्लास 6 और क्लास 7 और 9th से कोई भी मोशन रिलेटेड कोई चैप्टर बचा नहीं है। हाँ, इसमें बच गया आपका ग्राफ पूछा जाता है, तो मैं इस ग्राफ का एक अलग टॉपिक लूंगा, वो हो सकता है कल ही वाले वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा एनसीईआरटी का, उसी में आप लोगों को ग्राफ डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि एक साथ लेने पे वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। मेरा टारगेट ही है 45 मिनट की क्लास हो ज़्यादा से ज़्यादा, या 50 मिनट चला जाए, ठीक है, या अभी देखते हैं रिकॉर्ड होने के बाद कितना जाता है ये, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो आपके कई सारे सेवरल एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है ना। पहला देखिए क्या कह रहा है कह रहा है ये वाला केवल हिंदी में लगा है, आगे सारे इंग्लिश वाले पार्ट है, ठीक है। कह रहा है त्वरित गति में एक सरल रेखा में गतिमान वस्तु यानी कि एक्सीलरेशन की कंडीशन में एक लीनियर मोशन करती हुई वस्तु ये ऑब्जेक्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लीनियर मोशन का मतलब आपकी गाड़ी ये चल रही है, सीधी सड़क पे चल रही है, ठीक है। कह रहे हैं इसकी गति त्वरण है, मतलब एक्सीलरेशन है, तो इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा। कह रहे हैं इस गति बदलती रहती है, हाँ बदलती रहती, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछा है आपसे। फिर कह रहा है इसका वेग हमेशा बदलता रहता, बिल्कुल बदलता रहेगा क्योंकि इसने त्वरित बोल दिया है। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर ही तो होती है, तो ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कह रहा है यह हमेशा पृथ्वी से दूर जाता है, ऐसी कोई बात नहीं होता, त्वरित करती हुई गति पृथ्वी से दूर क्यों जाएगी, ठीक है ना, तो यही गलत है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। कह रहे उस पर एक बल कार्य कर रहा है, हाँ बिल्कुल बल कार्य करता है, जब आप बाइक चलाते हैं तो आपसे एयर प्रेशर उल्टा आप पे काम करता है, ठीक है ना, तो ये भी सही है, तो आंसर नहीं होगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए आपसे पूछ रहा है, बस इसके बाद इंग्लिश में दोनों पार्ट रहेंगे, घबराइएगा, पता नहीं कैसे 2 क्वेश्चन रह गए हैं। कह रहे सौरमंडल को ग्रहों की गति खाली जगह संरक्षण का उदाहरण है। तो सौरमंडल में जो ग्रहों की गति होता है वो कोणीय गति संरक्षण पे आधारित होता है, ये याद रखना है, एंगुलर मोमेंटम पे, ठीक है ना, कोणीय गति। इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ चलते हैं, यहां से आपको दोनों लैंग्वेज में चीजें मिलेंगी, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। यहां देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मान लीजिए एक लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत गति से चल रहे चंद्रोदोलन मतलब मैरीगोल्ड राउंड पर सवारी का आनंद ले रहा है। इसका तात्पर्य है कि लड़का, आप सोचो चंद्रोलोलक आप लोगों ने देखा मेले वेले में रहता, बच्चे जो गोल गोल घूमते हैं, कभी तेज भागता है कभी नीचे आता है, मजे लेने के लिए चढ़ते हैं ना उस पे, ठीक है ना, तो वो किस पे बेस्ड होता है, कह रहा विरामावस्था में। ये बताओ वो तो घूम रहा है, विराम कैसे हो सकता है, तो ये तो 100% गलत हो गया आपका। क्या बिना किसी तोड़ के तो नहीं चलता चंद्रोलोलक। आप देखते होंगे ऐसे झटके खा करके उसको चलाना पड़ता है, पकड़ के कस के बैठे रहे चंद्रोलोलक, आई थिंक उसी मतलब मेले में जो झूले जैसा होता है, ठीक है ना, तो वो उस पे भी नहीं है, बिना त्वरण के तो नहीं चल रहा है, ये त्वरित गति में होता है। ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। क्या है, इन एक्सीलरेटेड मोशन, ये एक्सीलरेटेड मोशन पे काम करता है आपका, ठीक है ना। चलिए एक समान वेग के साथ चलने पे झटके नहीं लगते, मजा नहीं ले पाओगे आप। झूला हमेशा देखेंगे ना, वो ब्रेक डांस वाला आई थिंक झूला होता है, उसी को शायद चंद्रोलोलक भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग पता कर लीजिएगा। फिलहाल इसका जो आपका आंसर है तीसरा होगा, एक्सीलरेशन की कंडीशन में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो इसमें देखिए क्या कह रहा है, अपनी ऊंचाई के 2/3 तक भरा पानी का एक टैंकर एक समान गति से चल रहा है, अचानक ब्रेक लगाने पर टंकी में भरा पानी कहां जाएगा, कैसा करेगा। आप सोचो, आप एक दूध का ट्रक लेके जा रहे हैं, उसके टैंकर के अंदर दूध भरा हुआ है, ठीक है ना, आप धीरे धीरे एकदम से जा रहे हैं गाड़ी, अचानक ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी का पानी किधर जाएगा, वो पानी तो एकदम से आगे आ जाएगा ना झम्म से। ऐसे सोचो जैसे आप बस में बैठे हैं, बस वाला चल रहा है, तो आपकी बॉडी क्या है, मोशन की कंडीशन में है। अब जैसे ही बस ने ब्रेक लगाया, कमर के नीचे का पोर्शन तो ब्रेक की वजह से रुक गया, लेकिन ये जो बॉडी है ये मोशन में ही बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि कहता है प्रथम नियम न्यूटन का कि जो जिस कंडीशन में होता है उसी में बना रहना चाहता है, यही तो जड़त्व का नियम है। तो जड़त्व के विरोध के चक्कर में क्या होता है, ब्रेक लगता है, ये बेचारा झम्म से आगे चला जाता है। बस जा रही थी, आप ऐसे मस्त सोए हैं, ब्रेक लगते ही आगे की तरफ गिर जाते हैं। वही कंडीशन होता है जब टैंकर में पानी भरा हुआ है, टैंकर जैसे ही ब्रेक मारा पूरा का पूरा उड़ेल के पानी एकदम आगे आकर के बॉटम की तरफ आगे वाले पैनल पे लग जाता है, ठीक है ना। तो यही पूछ रहे हैं कि ब्रेक लगाने पे टंकी का पानी किधर भर जाएगा,
तो कह रहा है पीछे की ओर गति करेगा, नहीं भैया आगे की ओर गति करेगा, 100% सही है। मूव फॉरवर्ड, आगे आ जाएगा मूव करके, स्थिर तो रह ही नहीं सकता, ऊपर कहां जाएगा, गलत है। ठीक है ना, समझ गए। चलिए, क्या आप लोग चाहते हैं एनसीईआरटी सीरीज को मैं लाइव क्लास में कराया करूं? अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं कोशिश करूंगा, माइक वगैरह उसका सही करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे। हाँ, पर ये 55-60 क्लास को अटेंड कर लेना, यकीन मानिएगा इसके बाद चाहे आप कोई भी एग्जाम दे देना, आपको बेसिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद बस प्रैक्टिस करना रह जाएगा। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है रॉकेट जो होता है किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आपका करता है संवेग संरक्षण, यानी कि मोमेंटम के कंजर्वेशन पर। संवेग संरक्षण क्या होता है? P इक्वल टू होता है m/v, ठीक है ना। तो ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, इस तरीके से आपको कंफ्यूज करता है हमेशा, ठीक है ना। कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु घर्षण रहित, मतलब फ्रिक्शनलेस कोई सरफेस पर क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से, देखिए क्या कह रहा है, नियत वेग से। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। आपको मैंने बताया था कि एक्सीलरेशन कब आता है, एक्सीलरेशन तब आता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। कह रहा है सेम वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो गया, इसका 0 हो गया। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो एक्सीलरेशन पैदा ही नहीं हुआ, एक्सीलरेशन हो गया ना 0। ठीक है, क्यों बताया इसको अभी बताता हूं। कह रहा है वस्तु को समान वेग में गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा। मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है F इक्वल टू ma, ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। अगर किसी वस्तु पर आप बल आरोपित करते हैं तो उसके मास में एक्सीलरेशन से गुणा कर दीजिए, उतना बल लगाते हैं आप, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नियत गति में है, जब नियत गति में है तो एक्सीलरेशन तो 0 हो गया। अब कोई 4 दूनी 8 मत कर देना, 2 किलो वेट है, 4 की स्पीड से 8 करके आंसर आ गए। यहाँ पे देखिए 8 भी आंसर में दे रखा है, कहाँ गया ये लास्ट में, ये मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो ये तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन तो 0 हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा 0 हो गया, बल जो हो गया 0 हो गया, कोई बल लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चलता रहेगा क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं वहां पे, ठीक है ना। तो 0 न्यूटन का बल आरोपित करना पड़ेगा, समझ गए। चलिए, अगर इस सब चीज़ों की पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। तो वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा, पैसेंजर चलती हुई रेलगाड़ी में एक यात्री ऊपर की ओर एक सिक्का उछालता है। आप भी मजाक करते होंगे, ट्रेन चल रही है सिक्का उछालते हैं, ठीक है ना, जो उसके पीछे जाके गिरता है, ठीक है ना। इसका तात्पर्य यह है कि रेलगाड़ी की गति है खाली जगह, अगर वो जैसे आप यहां थे उछाले और आप आगे निकल गए, सिक्का पीछे गिर गया, ठीक है ना। अगर वो कहता कि आपके वापिस हाथ में गिरता तो 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका मतलब जब वो सिक्का पीछे ही गिर गया आपके उछालने के बाद, तो वो इसका मतलब एक्सीलरेशन की कंडीशन पे है, ठीक है ना। क्या है, एक सेकंड, हाँ, त्वरित कंडीशन में, यानी कि एक्सीलरेशन की कंडीशन पे है वो। तभी तो जैसे ही आपने फेंका वो गाड़ी और तेज आगे निकल गई, आपका सिक्का वहीं रह गया, हवा से गिरा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके हाथ में आ जाए तो यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सारे के सारे एनसीईआरटी में बने हुए क्वेश्चन है, जिसका कि एमसीक्यू फॉर्म हम लेके आए हैं, ठीक है ना। चलिए, और इसी तरीके से आपके पेपरों में भी क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक यही रहता है। अगला देखिए, आ ही गया आपका इनर्शिया यानी कि जड़त्व। कह रहा है किसी वस्तु का जड़त्व वस्तु का कारण बनती है। किसका कारण बनती है, मैंने बताया जड़त्व क्या करता है, मूर्ख होता है वो, जो काम करता है उस पर बना रहना चाहता है, विरोध करता है अगर कोई हटाना चाहे तो। कह रहा है इसकी चाल बढ़ती है, नहीं, इसकी चाल में कमी नहीं। कह रहा है इसकी गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने के लिए वो तैयार बैठा रहता है, ठीक है ना, टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स पोजीशन, यार मोशन, ठीक है, समझ गए। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लगभग 8-9 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर गेंद को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर की खाली स्थान के लिए सक्षम बनाता है। आप लोगों ने देखते होंगे जब कैच पकड़ते हैं, क्रिकेट खेले होंगे आप लोगों ने, बॉल को पकड़ के यूं करके खींचते हैं उसी की डायरेक्शन में, मतलब बॉल जिस दिशा में जा रही है उसको ही स्लो करो, उसी दिशा में ले करके, एकदम यूं करके रोकोगे ना तो चट्ट से लगती है, बहुत तेज चोट लगती है। तो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि मास और वेग के वो जो होता है परिवर्तन की दर होती है, उसको आराम से चेंज करने के लिए, कम करने के लिए, धीरे धीरे, ठीक है ना। मोमेंटम यानी कि संवेग कम करता है वो जो गोलकीपर है,
कह रहा है गेंद पर अधिक बल लगाता है, नहीं, हाथों पर गेंद द्वारा लगाया गया बल को कम करने के लिए। हालांकि होता तो यही है, लेकिन इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है हमें उसका आंसर देना होता है, ठीक है ना। कह रहा है संवेग के परिवर्तन की दर में वृद्धि नहीं करता है, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए ऐसा करता है वो, ठीक है ना। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला आंसर देखिए मत कर देना, ये होता है इसका आंसर, लेकिन ना आपको साइंटिफिक रीजन का आंसर देना है, क्यों खींचता है, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, क्योंकि वो ऐसे हम पकड़ते हैं बल नहीं, वैसे यहाँ बल नहीं होगा, दबाव दबाव होता है, चोट लगने की बात होती है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर यहां तक आपने वीडियो देखा है और आपको पसंद आ रही है क्लास, तो प्लीज लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज कैसी लग रही है, क्या मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूं, आप लोग एंजॉय करोगे, लास्ट तक पढ़ोगे मेरे साथ, या फिर नहीं तो फिर मैं जो आप लोग टारगेट करते हो बस उसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि बीपीएससी 4 के नाम से कंटेंट सारा यही रहेगा, बस नाम बदलने से वो लोग पढ़ाने लग जाते हैं, सारे टीचर वही कर रहे हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक बार आप लोग अपना बेस अच्छे से तैयार कर लो साइंस का, दोबारा जीवन में कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाना, सब कुछ याद रहेगा आपको, इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा भी, ठीक है ना। चलिए ये देखिए मैंने केवल हिंदी में लिया था, यहाँ पे केवल इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन ले लिया। कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी, क्या होगा। देखो ये रहा ए थे आप, ये बी पे जाना था, आपने हाफ सेमी सर्कल आपने ट्राई किया, आपका जो रेडियस है आर है तो इधर भी आर होगा। कह रहे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बी तक पहुंचने के लिए, डिस्प्लेसमेंट तो यही होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना। तो अर्धवृत्त का जो डिस्प्लेसमेंट आता है आर प्लस आर यानी कि 2r आता है, जो कि आपको तीसरे पे दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसा लगा आज की वीडियो बताइएगा जरूर, और इसके बाद मैं आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा वो मोशन का ही होगा, लेकिन उसमें हम लोग केवल ग्राफ एनालिसिस करेंगे और ग्राफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा, कोई भी एटीट्यूड में नहीं आएगा कि मैं क्यों कमेंट करूं, एक बार कमेंट कर देंगे तो हमें लगेगा कि आप लोग एंजॉय करोगे इस क्लास को, आगे तक देखोगे, तो आपकी जो रीट हो गया, आपका बीपीएससी 4 हो गया, उन सबकी भी क्लासेस अरेंज होगी पैरेलल वे में, लेकिन इसको जरूर कर लेना, ठीक है, इससे आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कोई पेड क्लासेस में भी नहीं देगा मेरे भाई, याद रखना इस चीज को, मैंने इतने ढंग से चीजों को अरेंज किया हूं कि अगर आप मेरे साथ 50-60 दिन पढ़ लेते हैं तो साइंस का मामला तो आपका सही हो जाएगा, चाहे किसी भी एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में चले जाइएगा फिर, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।